हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेएन ने लिटिल फेरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब सब लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ में था कि वो अपना पॉइजन कंट्रोल कर पाती है या नहीं। यहाँ जहाँ जेएन लिटिल फेरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रहा था, वहीं आइस रिवर वैली में एक बड़े से सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था। अब आगे आदमी के शरीर से बहुत ही पावरफुल ठंडा ऑरा निकल रहा था। उसके सामने ही प्रियांशु घुटने टेक कर बैठा हुआ था, जिसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो कांपते हुए कहता है, लीडर, पॉइजन लेडी के वहां से भागने में हमारी गलती नहीं है। हमें जो रिपोर्ट मिली थी वो रिपोर्ट ही गलत थी। इस कारण हम उन्हें पकड़ नहीं पाए और वो लोग बचकर भाग गए। लीडर गुस्से में पूछता है, आखिर रिपोर्ट में क्या गलत था? तो टियांशे फिर से कांपते हुए कहता है, लीडर, रिपोर्ट में सारी डिटेल थी, बट हमें ये नहीं बताया गया था कि उनके पास एक डाउजन लेवल का भी वॉरियर है। पर जब हम वहां पर गए तो उनके पास एक डाउजन लेवल का वॉरियर था और उसी कारण हम उसे नहीं पकड़ पाए। उस डाउजन लेवल के वॉरियर ने बीच में आकर हम लोगों पर हमला कर दिया। इसी कारण हमें पीछे हटना पड़ा और जान बचाकर भागना पड़ा। लीडर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है, वो डाउजन लेवल का वॉरियर अभी किस स्टार पर होगा? तो टियांशे सोचते हुए कहता है कि वो ज़रूर एक 1 स्टार डाउजन होगा, वरना वो हमें जिंदा बचने नहीं देता। हम कितनी भी कोशिश करते वहाँ से बचकर जिंदा लौट नहीं पाते। ये सुनकर लीडर हंसने लगता है और कहता है, सिर्फ एक 1 स्टार डाउजन? अगर एक 1 स्टार डाउजन है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक 1 स्टार डाउजन मुझे पॉइजन लेडी को पकड़ने से नहीं रोक सकता है। पर क्या तुम लोगों को अभी पता है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं? ये सुनकर टियांशे डरते हुए कहता है, नहीं लीडर, हमें ये नहीं पता है। उस दौरान हम पर हमला हुआ था और उस हमले से बचकर भागने में ही हमने अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी। इसलिए काफ़ी कोशिशों के बाद भी हम उनका पता नहीं लगा पाए थे। इसलिए हम नहीं जानते कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर हैं। ये सुनकर लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो चीखते हुए कहता है, जाओ जाकर पता लगाओ। अभी लीडर ने चीखा ही था, तभी अचानक से हॉल में एक आवाज़ गूंज उठती है, लीडर बिंग, मैं जानता हूँ वो लोग अभी के लिए कहाँ पर हैं। अचानक से उस हॉल में काले रंग का कोहरा इकट्ठा होने लगता है। वो ब्लैक फॉग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जो आसपास बैठे सभी को डरा रही थी। उस एनर्जी को देखकर लीडर सोचते हुए कहता है, हॉल ऑफ सोल, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? लीडर बिंग ने सवाल भले ही पूछा था, मगर उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हॉल ऑफ सोल के लोगों को वहाँ देखकर शॉक थे। शायद हॉल ऑफ सोल से उनका कोई पुराना रिश्ता था। लीडर बिंग के सवाल पर काले कोहरे से एक आवाज़ आती है, तुम जिस पॉइजन लेडी को पकड़ने की बात कर रहे हो, उस पॉइजन लेडी के ग्रुप में एक लड़का है जो हमारे हॉल ऑफ सोल का दुश्मन है। इसलिए मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसे पकड़ने में तुम मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पॉइजन लेडी को तुम्हें दे दूंगा और उस लड़के को अपने पास रख लूँगा। ये कहते हुए वो ब्लैक फॉग अचानक से एक ह्यूमन फिगर में बदल जाता है। इधर उसकी बात सुनकर लीडर बिंग की खुशी तो लगभग दुगनी हो जाती है। वो हंसते हुए कहता है, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम भला कैसे मना करेंगे। जब तक आप पॉइजन लेडी को कुछ नहीं करेंगे तब तक हमें आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आप उस लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ह्यूमन फिगर कहती है, ठीक है, तो अभी के लिए वो लोग ये सिटी में हैं और हमें जल्द से जल्द वहाँ के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये सुनकर लीडर बिंग में हाँ में सिर हिलाता है और वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इधर जहाँ जेएन को और लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने की तैयारी चल रही थी, वहीं ये सिटी से कुछ किलोमीटर दूर अचानक से स्पेस में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये दरारें बहुत ही तेज़ी से आसपास फैलने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद उन दरारों से कुछ लोग बाहर आते हैं जिन्हें काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। सभी के कपड़े काफ़ी ज़्यादा काले थे और कोई उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उनका चेहरा पूरी तरह से एक काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। मगर अगर कोई उनकी पावर देखता तो वहाँ मौजूद हर कोई शॉक हो जाता, क्योंकि उनमें सबसे कमज़ोर वॉरियर भी एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर था। इस ग्रुप के आगे 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर खड़े हुए थे जो शायद इस ग्रुप के लीडर थे। अचानक से ये सभी पावरफुल योद्धा अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और उस स्पेस दरार की तरफ देखने लगते हैं। तभी
उस स्पेस दरार से एक लड़की बाहर आती है जो बहुत सुंदर थी। उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था जो आसपास मौजूद हर इंसान को डराने के लिए काफी था। जियन, मैं आ गई हूँ। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लड़की ने शांति से कहा। मगर इस शांति में भी एक अजीब सी धमकी थी जिसे सुन आसपास के सभी योद्धा डरने लगे थे। ये लड़की कोई और नहीं, यूनर थी, जो फाइनली जियन को ढूंढते ढूंढते आखिरकार ये सिटी तक पहुंच गई थी। इस सभी से अनजान जियन तो अभी सनफायर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था और लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ मौजूद पॉइजन फॉग अब लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी स्किन, जो पॉइजन फॉग की वजह से पहले काली हो गई थी, अब पहले की तरह सफ़ेद होने लगी थी। उसकी बॉडी पर मौजूद वो पॉइजन स्पाइरल तेजी से घूम रहा था और उसका शेप धीरे धीरे कम हो रहा था। जियन लगातार उसके शेप को घटता देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर को अगर पॉइजन डैन मेथड को कंप्लीट करना था तो उसे सबसे पहले इस पॉइजन स्पाइरल को उस मॉन्स्टर कोर के अंदर समाना होगा। ऐसा करने के बाद ही ये मेथड कंप्लीट होगा, जियन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। जियन लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद तो करना चाहता था मगर वो कर नहीं सकता था। अब जो भी करना था वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ही करना था। मन ही मन बड़बड़ाते हुए जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। उसके सामने एक ब्यूटी थी जो पूरी तरह से नेकेड थी। ऐसे में जियन का भी खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए जियन जल्दी से अपनी स्पेस्टो रिंग से कुछ कपड़े निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को उनसे ढक देता है, जिसके बाद अब जियन आराम से आसपास चल रहे बदलावों को देख सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर इस मेथड को लगातार कंप्लीट करती जा रही थी, इसलिए अब जियन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो इसमें फेल होगी या पास। जियन अब सनफायर प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस बड़े से छेद को देखने लगता है। कुछ ही पलों में जियन उसके पास पहुंच जाता है और उसके अंदर झांकने लगता है। वो छेद बहुत ही गहरा था, वो छेद बहुत ही ज़्यादा गहरा था और उसके अंदर काला अंधेरा छाया हुआ था। उसे बनाने वाले के अलावा शायद कोई नहीं जानता था कि ये छेद कितना गहरा है। जियन को वैसे तो सनफायर प्लेटफॉर्म से कुछ लेना देना नहीं था, मगर उसे ये क्लैन की सन फ्लेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जियन अपना हाथ आगे करता है और उसे उस होल के पास लेकर जाता है, जिसके बाद जियन अचानक से अपने हाथ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सक्शन फोर्स निकालना शुरू कर देता है। वो जैसे ही ऐसा करता है, आसपास की पावरफुल फायर एनर्जी उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगती है। जियन काफ़ी देर तक ऐसा करता रहता है, मगर इसके बावजूद उसके अंदर से कोई फायर सीड बाहर नहीं आता है। जियन को यकीन नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा सक्शन फोर्स अप्लाई करने के बावजूद उसके अंदर से फायर सीड बाहर नहीं आया है। जियन इस सक्शन फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है और अगले 10 मिनट तक वो इसी सक्शन फोर्स से लगातार आसपास की फायर एनर्जी को खींचता रहता है, मगर 10 मिनट होने के बावजूद कोई भी फायर सीड उस होल से बाहर नहीं आता है। ये देखकर जियन नाखुश हो जाता है। वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। हार मानकर जियन पीछे हटकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक से उस बड़े से होल से एक छोटा सा गहरे लाल रंग का एक फायर सीड बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी पावरफुल फायर एनर्जी निकल रही थी। जियन ध्यान से उस फायर सीड को देखने लगता है। फायर सीड के बाहर आते ही उससे एक पावरफुल फायर एनर्जी निकलती है। वहीं आसपास की सनलाइट उस पर इकट्ठा होने लगती है। सनलाइट और फायर एनर्जी के मिलने से हवा में ही एक गहरे सफ़ेद रंग की एक फ्लेम तैयार होना शुरू हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। एक बीस्ट फ्लेम से तो कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी। जियन अपने सामने मौजूद उस वाइट फ्लेम को देखने लगता है, जो लगातार एक पावरफुल फायर एनर्जी अपने अंदर से छोड़ रही थी। उसे देखकर जियन कांपते हुए कहता है, तो ये है सन फ्लेम। जियन अपने सामने मौजूद सन फ्लेम को घूरने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार फाइनली उसने सन फ्लेम बना ली है। जियन उस सन फ्लेम को ध्यान से देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही पलों में जियन को समझ आ जाता है, सन फ्लेम बाकी की बीस्ट फ्लेम जैसी नहीं है। बाकी की बीस्ट फ्लेम अक्सर एग्रेसिव होती थी, जो अपने पास आने वाले हर किसी पर हमला कर देती थी, मगर ये सन फ्लेम नेचर से काफ़ी ज़्यादा शांत थी। ऐसे में इसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला था।
मगर इसका एक डिसएडवांटेज था कि अगर कोई इसे फाइट में यूज़ करता तो उसे इसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये शांत स्वभाव की फ्लेम थी। मगर अगर कोई इसे पिल रिफाइनिंग में यूज़ करता तो उसे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। रियन सन फ्लेम को देखकर सोचने लगता है, अगर मैं इसके ज़रिए अपनी फ्लेम क्रिएशन स्किल की पावर बढ़ा लूँ तो बहुत जल्द मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसके ज़रिए अपने शरीर में मौजूद लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम के सीड को अगर पावर दे दूं और अगर वो सीड बड़ा हो जाए तो इससे मैं फ्यूचर में जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं अपने सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड एक्सट्रीमेशन फ्लेम लोटस का यूज़ कर पाऊँगा, जिसके बाद मुझे अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल योद्धा से डरने की तक ज़रूरत नहीं होगी। यही सोचकर जियान की खुशी दुगनी हो गई थी। जियान सन फ्लेम को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने लगता है। जियान के शरीर में जाती ही सन फ्लेम रिफाइन होने लगती है। जियान की हेवनली फ्लेम उसे कवर कर कर उसे रिफाइन कर रही थी, जिसके बाद जियान रिफाइन हुई सन फ्लेम को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम की सीड के पास लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उस फ्लेम को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम के सीड को खिला देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम सीड का साइज बढ़ने लगता है। ये देखकर जियान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पिछले कुछ हफ्तों में वीर ने लगातार अपने सीड को काफ़ी सारी बीस्ट फ्लेम खिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका साइज बहुत ही कम बढ़ा था। मगर ये थोड़ी सी सन फ्लेम खिलाने से उसका साइज लगभग दुगना हो गया था। रियन हंसने लगता है। इसके बाद वो फिर से उस होल के पास जाता है और उसमें एक सक्शन फोर्स अप्लाई कर कर उससे एक फायर सीड निकालता है। रियन जैसे ही फायर सीड निकालता है, बाहर आते ही वो फायर सीड सनलाइट से मिलकर सन फ्लेम में बदल जाता है और जियान उस सन फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगले 4 से 5 बार जियान ऐसा बार बार करता है, जिससे उसके फायर सीड का साइज अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। जियान अब फिर से उस होल के पास जाता है और उसमें सक्शन फोर्स अप्लाई करता है। वो आधे घंटे तक सक्शन फोर्स अप्लाई करता रहता है, मगर उससे कुछ बाहर नहीं आता है। ये देखकर जियान निराश होकर कहता है कि इसके अंदर के सारे फायर सीड अब खत्म हो गए हैं। जियान यही सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। फायर सीड के खत्म होने से उसकी अब पावर काफ़ी ज़्यादा स्लो बढ़ेगी, मगर जियान हार मानने वाला भी नहीं था। वो थोड़ी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है और उसे हेवनली फ्लेम से कवर कर कर उस बड़े से होल के अंदर भेज देता है। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।